तो शुरुआत मुंबई की खबर से ही करते हैं। तारीख शाम को मैंने वहाँ पे पार्क की थी, स्टीयरिंग जाम हो गया था, इसके लिए वहाँ से सुबह चोरी हो गई। कोई तावड़े करके है, उनका नाम बताया और उन्होंने वो घोड़बंदर पे मिलने को कहा है। मृतदेहाच्या अंगावर संशयित आरोपीकडून घेऊन जाणारे कोणताही पुरावे मिळालेले नव्हते। अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। कोई लेटर बॉम्ब जो है वो ओम खुश हो गया। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में भी लगता है कि ऐसी ही कड़ियां जुड़ती गई और फिर एक ऐसी जंजीर बन गई जिसमें अपराधी, पुलिस और सियासतदां सबको बांधती चली गई। इस बात को एंटीलिया विस्फोटक कांड से आपको समझना होगा। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर, जिसका नाम एंटीलिया है, एक जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है। वो गाड़ी मनसुख हिरेन नाम के एक शख्स की निकलती है। उससे जांच पड़ताल आगे बढ़ती कि उसकी रहस्यमय मौत हो गई। इसका इल्जाम मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे के सिर पर आया। सचिन वाजे का नाम आया तो एक कड़ी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से जुड़ती चली गई। परमवीर को हटाया गया तो उन्होंने आरोपों की कड़ी में एक गृह मंत्री अनिल देशमुख को जोड़ दिया। देशमुख के बचाव में एक कड़ी बनकर उनके बॉस शरद पवार आए, लेकिन बीजेपी ने देशमुख के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सबसे अहम कड़ी माना, क्योंकि नेतृत्व उनका है और वो मौनी बाबा क्यों बने हुए हैं। और इस कड़ी में एबीपी न्यूज के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी है जिसके मुताबिक पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट की कड़ी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी जुड़ रही है। चुनाव तो बंगाल में हो रहे हैं, जहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि खेला होवे, लेकिन ममता को समर्थन देने वाले शरद पवार के राज में भी लगता है खेला होवे। मुख्यमंत्री इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है, राज्यपाल जी को अधिकार है। बीजेपी तो मुंबई पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ही लगा रही थी, लेकिन अब इन आरोपों की आंच दो बड़े नेताओं का नाम झुलसाने लगी है। एबीपी न्यूज को बेहद उच्च स्तरीय सूत्रों से यह खबर मिली है कि ट्रांसफर रैकेट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ट्रांसफर रैकेट के खुलासे के बाद ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उस दस्तावेज से पता चला है कि डीसीपी सचिन पाटिल नासिक में ट्रांसफर चाहता था। इसके लिए संतोष जगताप नाम के एजेंट ने मुख्यमंत्री के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने जगताप से मुंबई की यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में मुलाकात की। जगताप के साथ नासिक के कुछ विधायक भी थे। बाद में शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा। जगताप के मुताबिक उस मैसेज में सचिन पाटिल के ट्रांसफर के लिए कहा गया था। तो क्या इसी आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में सबकी हिस्सेदारी बटी हुई है? मुख्यमंत्री ये प्रमुख है, अगर इस पर वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी, जांच के आदेश देने पड़ेंगे जो वो देना नहीं चाहते। अपनी सरकार को बचाने के लिए, हफ्ताखोरी को बचाने के लिए ये सारा मामला चल रहा है। आखिर इतनी सनसनीखेज जानकारी बाहर निकलकर कहां से आ रही है? इसको समझने के लिए आपको देवेंद्र फडणवीस के कल के उस आरोप का एक सिरा पकड़ना होगा जिसमें वो सीनियर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की बात कर रहे थे। 20 अगस्त 2020 को रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डीजीपी को एक गुप्त जानकारी भेजी थी। तब शुक्ला इंटेलिजेंस कमिश्नर थी।
गुप्त जानकारी में ही ये लिखा था कि संतोष उर्फ सागर जगताप का मोबाइल नंबर 9867830003 इंटेलिजेंस विभाग ने सर्विलांस पर डाला। ये काम पिछले साल 11 अगस्त से शुरू हुआ, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए ठाकरे पवार वाली बात आ रही है। वहीं महादेव इंगले नाम के एक शख्स का मोबाइल फोन सर्विलांस पर रखा गया। इसमें 2 नंबर थे, 9822291816 और 7620385399। ये दोनों नंबर 29 जुलाई से ही सर्विलांस पर रखे गए थे और इंगले की हरकतों पर नजर थी। जब महादेव इंगले के कॉल को इंटरसेप्ट किया गया और उसका विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि महादेव इंगले अपने राजनीतिक और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दम पर महाराष्ट्र में पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी लेवल तक के अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग दिलाने को लेकर बात कर रहे हैं। महादेव इंगले एसपी से लेकर डीआईजी तक के करीबन 29 लोगों की ट्रांसफर के विषय में बात कर रहे थे और उसमें से कई लोगों के काम बन भी गए। इंटेलिजेंस विभाग द्वारा और भी कई एजेंट सामने आए हैं जिसकी कॉल को इंटरसेप्ट किया गया था। इसमें नवाज मुनेर, अजीमुद्दीन और देवानंद भोजे के नाम शामिल हैं। इन लोगों ने भी महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस कमिश्नरों से उनके ट्रांसफर के बारे में संपर्क किया था। रश्मि शुक्ला द्वारा डीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनमें कुछ अधिकारियों ने एजेंट्स को पैसों का भुगतान भी किया। रश्मि शुक्ला ने रिपोर्ट महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी सुबोध जायसवाल को भेजी। डीजीपी ने टॉप सीक्रेट रिपोर्ट महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को भेजी। डीजीपी ने सीताराम कुंटे को ये रिपोर्ट 26 अगस्त 2020 को भेजी थी। इसके बाद सीताराम कुंटे ने ये रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने ये टॉप सीक्रेट रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल देशमुख को भेज दी थी। मंगलवार को दिल्ली में गृह सचिव को 3.6 जीबी डेटा पहुंचाने वाले देवेंद्र फडणवीस यही बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहाँ चली गई। उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पर। इतनी मशक्कत और फुर्ती के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के कॉल इंटरसेप्ट किए थे और एजेंटों से जिन अधिकारियों ने संपर्क किया था उनमें से कुछ लोग अपना काम निकलवाने में कामयाब रहे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये बात यहीं रुक जाएगी या आगे गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे। लेकिन ये मामला पुलिस प्रशासन से ज्यादा सत्ता के गलियारों में घूमने वाली राजनीति का हो गया है। इसलिए बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सियासी जवाब दे रही है। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहां हस्तक्षेप किया केंद्र के? एंटीलिया विस्फोटक कांड के बेनकाब होने के बाद कई बंद दरवाजे खुलने लगे हैं, जिनके दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप हैं जिनकी जांच कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर देगी। अब जब आरोपों के तार सीधे मुख्यमंत्री और शरद पवार तक जुड़ रहे हों तो बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर ठंडा पड़ने देने वाली नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और एनसीपी की कोशिश इस मामले पर भड़क रहे सवालों की आग पर पानी डालने की है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होने वाला। महाराष्ट्र में आज जबरदस्त सियासी हलचल रही। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट में वापस भेज दिया। पहले आप राज्यपाल से मिलने वाले बीजेपी नेताओं के उद्धव सरकार पर किए गए प्रहार को समझ लीजिए। बीजेपी ने राज्यपाल से गुहार लगाई कि वो उद्धव सरकार से हालात पर रिपोर्ट मांगे। वहीं बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उसने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। लगे हाथ कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिया। और बीजेपी सबसे बड़ा सवाल यह पूछ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव खुद खामोश क्यों हैं। एक तरफ राजनीतिक तनातनी चल रही है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई। तबादलों के मामले में ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। क्या हुआ समझिए। सबसे बड़ी अदालत ने परमवीर सिंह की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आप बॉम्बे हाईकोर्ट जाइए, यहां क्यों आ गए। याचिकाकर्ता की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि वो हाईकोर्ट को तुरंत सुनवाई का आदेश दे दे।
एक तरफ परमवीर सिंह अपनी कुर्सी की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार ने रातों रात 86 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। पहले सचिन वाजे का नाम, फिर उसके साथियों के काम, और फिर कमिश्नर का काम तमाम। कुछ इसी तरह से उद्धव सरकार कटघरे में आ खड़ी हुई है। एक्शन में दिखने के लिए रातों रात महाराष्ट्र में 86 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें 65 तो मुंबई क्राइम ब्रांच के ही सदस्य हैं। वहीं मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर हिम्मत नगराले गृह मंत्री अनिल देशमुख से 2 दौर की बातचीत कर चुके हैं, जिसमें कई डीसीपी, एडिशनल सीपी और ज्वाइंट सीपी रैंक के अधिकारियों को बदला जाना है। बीजेपी ने इस पर सीधा वार किया है। महाराष्ट्र की वसूली सरकार ने रातों रात 86 अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें से अधिकतर अफसरों का कोई दोष भी नहीं है। जो जिम्मेदार अफसर है, उन अफसरों के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण का मामला उठाया। इस पर बीजेपी का कहना है, बेकार के मुद्दे उठाकर संजय राउत सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का। कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है वहाँ, 7 या 8 सीनियर आईपीएस अधिकारी का 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर तक वो पूरा रेड कार्ड वैभव कृष्ण ने योगी जी को एक पत्र लिखकर दिया था। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहाँ हस्तक्षेप किया केंद्र के? उद्धव साहब, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों संजय रावत बोल रहे हैं? वो तो सरकार के मुखिया नहीं है, क्यों नहीं बोलते? और एक आरोप लगाएं, कल वाला भी टाइम फिक्स हुआ था, आज भी वाला फिक्स होगा। संजीव भट्ट 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो मोदी विरोधी हैं। संजीव भट्ट ने मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, हालांकि आरोप कभी साबित नहीं हुए। साल 1990 में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के आरोप में संजीव भट्ट को 2019 में उम्र कैद मिली। वहीं 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैनाती के दौरान तबादलों और पोस्टिंग के रैकेट का पर्दाफाश किया था। बाद में रिपोर्ट लीक होने और एक महिला से चैट को आधार बनाकर वैभव कृष्ण को निलंबित किया गया। इस मामले में हर पार्टी एक दूसरे को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। केंद्र सरकार किस तरह से आईएएस और आईपीएस अधिकारी को दबाव लाकर अपने लिए, अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। बीजेपी की जो लालसा है राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए, वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और हर कोशिश में वो फेल होते जा रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र वो जो बना रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। अपनी सरकार को बचाने के लिए, हफ्ताखोरी को बचाने के लिए ये सारा मामला चल रहा है। देखिए, कोई अधिकारी अगर सच कहे तो बीजेपी का एजेंट, और हफ्ता वसूल करके दे तो क्या शिवसेना का एजेंट? शिवसेना कह रही है कि आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबा में झांके, तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में हाथ लगे जैकपॉट को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रही। और ट्रांसफर, पोस्टिंग, उगाही, वसूली, इन तमाम शब्दों के बीच में अब आपको एक नई कहानी, एक नए किरदार के बारे में बताता हूं। बात एंटीलिया विस्फोटक कांड में खुलते एक नहर रहस्य की करना चाहेंगे और उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। एंटीलिया कांड का मास्टरमाइंड माने जाने वाले सचिन वाजे का मामला कार और बार से आगे 5 स्टार होटल तक पहुंच चुका है, ये तो आप जानते ही हैं। बल्कि कहिए कि बात सिर्फ मुंबई में रहकर मुंबई के ही किसी आलीशान होटल में रुकने की नहीं है, बल्कि इससे आगे होटल में उस महिला से मिलने की भी है जो सीसीटीवी फुटेज में देखी गई और जिसके पास रुपए गिनने वाली मशीन थी। रहस्यमयी महिला कौन है ये मिस्ट्री वुमन और वाजे से उसका क्या है कनेक्शन? जांच एजेंसियों के लिए अब ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ये है वो मुंबई का 7 सितारा होटल, जहां बनाया था सचिन वाजे ने अड्डा। यहीं दिखी थी वो मिस्ट्री वुमन। कौन थी वो मिस्ट्री वुमन? उसका मकसद क्या था?
एंटेलिया विस्फोटक कांड के आरोपी सचिन वजे ने मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके के 7 सितारा ट्राइडेंट होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक कराया था। इस कमरे में सचिन वजे से मिलने आती थी एक महिला जो अपने साथ कैश काउंटिंग मशीन लेकर घूमती थी। आखिरकार कौन है ये महिला और आखिरकार इसका सचिन वजे से क्या है रिश्ता, ये एनआईए अपनी जांच में जानना चाहती है। मुंबई भर से वसूली का आरोपी है सचिन वाजे। सचिन वाजे के पास लाई गई कैश गिनने की मशीन, ये सारी बातें किसी बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रही हैं। पूरी साजिश को छिपाने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन कुछ सच होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। एनआईए ने होटल ट्राइडेंट के अलग अलग एंगल वाली सीसीटीवी की 35 से 40 तस्वीरों को सीज किया है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध महिला नजर आ रही है। ये मिस्ट्री वुमन कौन है, एनआईए इसकी जांच कर रही है। इस मिस्ट्री वुमन की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद तो हुई हैं, लेकिन होटल में रहने के दौरान इस महिला ने लगातार अपना चेहरा मास्क से छिपा कर रखा है। एनआईए इस बात की जांच करना चाहती है कि क्या ये मिस्ट्री वुमन पुलिस विभाग की कोई कर्मचारी है जो सचिन वजे के साथ काम करती थी, या फिर कोई महिला है जो बाहर से सचिन वजे की मददगार रही है और अब राजदार बनकर रह गई है। इस मिस्ट्री वुमेन का रोल क्या है, सचिन वाजे से उसका संबंध क्या है, ये बात सचिन वाजे पूछताछ में नहीं बता रहा। ऐसे में इस मिस्ट्री वुमेन के दूसरे कनेक्शन तलाश रही है एनआईए। वहीं रहस्य 7 सितारा होटल में 100 दिन की बुकिंग का भी खुल रहा है। सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद से ही एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये क्या पूरा मामला था। इसी दौरान एनआईए को पता चला कि सचिन वजे ने साउथ मुंबई के इस ट्राइडेंट होटल में 100 रातों के लिए रूम बुक किया था, जिसके लिए एक बिजनेसमैन ने ये पूरा स्पॉन्सर किया था। अब एनआईए ये पता लगाना चाहती है कि ये 100 रातों के लिए रूम बुक करने के पीछे क्या इरादा था उनका। क्यों थे, इसी सवाल का जवाब एनआईए को तलाशना है। सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड से कमरे बुक किए गए। होटल की बुकिंग का पैसा बिजनेसमैन देते थे। ज्यादातर बुकिंग ऑनलाइन की गई। एक ज्वेलरी शोरूम चलाने वाले ने 100 दिन की बुकिंग कराई। बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंसी को 25 लाख दिए गए। ये बिजनेसमैन सचिन वाजे का करीबी था। सूत्र बताते हैं कि 25 जनवरी को यहाँ पर रूम बुक किया था और तब से लेकर आज तक करीब 15 रातें सचिन वजे ने इस होटल में बिताई हैं। अब एनआईए सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन 15 रातों में कौन कौन आकर सचिन वजे से मिला। सवाल यहाँ से उठता है, 100 दिन तक 7 सितारा होटल में बुकिंग क्यों करवाई गई? 7 सितारा होटल में मिस्ट्री वुमेन, महिला के हाथ में कैश गिनने की मशीन, इसी होटल में सचिन वाजे के हाथ में बैग। शक जताया जा रहा है कि होटल में ब्लैक मनी का हेरफेर होता था। इसी मांग को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ईडी दफ्तर भी पहुंचे। उन्होंने दूसरे विभागों से भी जांच शुरू करने की मांग की। यानी अब तक जो जांच एनआईए कर रही है उसमें ईडी समेत दूसरी एजेंसियां भी कूद सकती हैं। ऐसे में हर एजेंसी के साथ सचिन वाजे और उसके आका बड़ी मुश्किल में फंसते जाएंगे। एनआईए के कुछ गंभीर आरोप है, क्योंकि एक आरोपी पुलिस अधिकारी, उसका 5 स्टार होटल में ठहरना, वहां किसी मिस्ट्री वुमेन का होना और इन सारी रहस्यमय गतिविधियों पर उठते तमाम सवाल। हम आपको सचिन वाजे के होटल कांड से जुड़े ऐसे ही 10 सवालों से रूबरू कराते हैं। पहला सवाल, वाजे ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में कमरा क्यों बुक कराया था? दूसरा सवाल, 100 दिन के लिए 5 स्टार होटल में कमरा बुक करने के पीछे क्या मकसद था? तीसरा सवाल, एक ज्वेलरी के कारोबारी ने बुकिंग के लिए क्यों 25 लाख रुपए दिए? चौथा सवाल, फरवरी में 4 दिन लगातार होटल में क्यों रुका रहा सचिन वाजे? पांचवा सवाल, आखिर कौन सा काला धंधा करना था जो फर्जी आधार कार्ड से होटल में कमरा बुक कराया गया था? छठा सवाल, क्या कारोबारी ने ही फर्जी आधार कार्ड भी मुहैया कराया था? सातवां सवाल, यह बेहद अहम है क्योंकि उस होटल में वाजे से मिलने मिस्ट्री वुमन आई, वो कौन थी? आठवां सवाल, क्या वो महिला किसी की मोहरा थी या पुलिस का ही हिस्सा? नौवां सवाल, महिला के पास रुपए गिनने वाली मशीन कहां से आई थी? और 10वां सवाल यह कि होटल के कमरे में क्या ब्लैक मनी का खेल चल रहा था? आने वाले दिनों में सचिन वाजे और सचिन वाजे के आकाओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने मनसुख मामले की जांच भी
एनआईए को सौंप दी, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस को उसके आरोपियों और सबूतों को एनआईए को सौंपना पड़ा। यानी अब सचिन वाजे एंड कंपनी की गर्दन एनआईए की मुट्ठी में आ गई है। मनसुख मर्डर मिस्ट्री खोलेगी एनआईए। अब तक आमने सामने थी एनआईए और एटीएस, लेकिन अब पूरी जांच एनआईए के पास। अब ठाणे सत्र न्यायालय ने जांच से जुड़े सारे कागजात एनआईए को सौंपने के आदेश महाराष्ट्र एटीएस को दिए हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस जांच के कागजात देने में आनाकानी कर रही थी। इसी के बाद एनआईए ने मामला कोर्ट में उठाया और अब मनसुख मर्डर केस की जांच एनआईए के पास आ गई। दिलचस्पी है कि कल ही महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मनसुख मर्डर केस को सुलझाने का दावा भी किया गया था। 2 दिन पहले एटीएस ने एक बुकी और एक पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे को गिरफ्तार कर सचिन वाजे से कनेक्शन भी दिखा दिया। दावा किया गया कि एटीएस एनआईए कोर्ट से सचिन वाजे की कस्टडी मांगने जा रही है। इस पर बीजेपी आरोप ये लगा रही थी कि एटीएस ये कदम इसलिए उठा रही है ताकि सचिन वाजे मुंह न खोल सके। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने ट्वीट किया, 27 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार को वाजे की याद आई। कहीं वो मुंह खोल दे तो सरकार के बड़े नेता मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या यही कारण है सरकार एटीएस द्वारा उसकी पुलिस कस्टडी चाहती है? दरअसल पहले एंटीलिया फिर मनसुख मर्डर, दोनों मामलों में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस के बीच जंग लगातार चल रही है। 17 फरवरी को मनसुख ने दावा किया कि उसने गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर खड़ी की। 18 फरवरी को गाड़ी की चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। 25 फरवरी को गाड़ी एंटीरिया के बाहर विस्फोटक भरकर खड़ी की गई। 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मिला। 7 मार्च को सचिन वाजे का तबादला हुआ। 7 मार्च को ही जांच एटीएस को सौंप दी गई। 10 मार्च को केस की जांच एनआईए को सौंपी गई। 14 दिन से एनआईए और एटीएस के बीच जांच को लेकर खींचातानी चल रही है, लेकिन एनआईए सूत्रों का कहना है कि उन्हें शुरुआत से जांच में सहयोग नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, दमन में मिली काली वॉल्वो पर भी दोनों एजेंसियां आमने सामने थीं। वॉल्वो को एनआईए कई दिन से तलाश रही थी। एनआईए ने ठाणे एटीएस से मदद भी मांगी, लेकिन एटीएस ने लीड मिलने पर वॉल्वो कार को अपने कब्जे में ले लिया। सवाल यह कि आखिर दोनों के बीच तकरार की वजह क्या है? इसे ऐसे समझिए, महाराष्ट्र एटीएस सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, जबकि एनआईए की रिपोर्टिंग केंद्रीय गृह मंत्री के पास है। यानी जांच की आड़ में ये 2 सरकारों का टकराव भी बन गया है, क्योंकि जांच से निकलने वाले नतीजे महाराष्ट्र सरकार की सेहत पर जरूर असर डालेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।